हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा आज फिर बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। आज के इस टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ जुडिशरी सिस्टम डिस्कस करने जा रही हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारत की न्यायपालिका या भारत की न्याय व्यवस्था किस तरीके की है, इसके बारे में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। या तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का स्वरूप कैसा है भारत में। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, या आप सुप्रीम कोर्ट भी इसको कह सकते हैं कि इसका भारत में किस तरीके से इनका भारत में उच्चतम न्यायालय का स्वरूप कैसा है, उसको क्या क्या पावर दी गई है, कौन से आर्टिकल्स में ये आते हैं, किस तरीके से इनका गठन किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आप लोगों से इसी टॉपिक में हाई कोर्ट के ऊपर यानी उच्च न्यायालय जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के बारे में बताइए, उनसे रिलेटेड जो पावर्स हैं उनको कौन कौन सी पावर्स मिली हुई हैं उसके बारे में बताइए। और इनसे रिलेटेड ही आप लोगों के शॉर्ट नोट में अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, मोस्टली पूछ ही लिया जाता है शॉर्ट नोट में। न्यायिक पुनर्वलोकन जिसको बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू बोल सकते हैं इसको हम लोग, न्यायिक समीक्षा बोल सकते हैं। और दूसरा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता के ऊपर भी यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर भी आजकल क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग के पास न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक सक्रियता का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में इस टॉपिक में आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है और उनकी पावर्स पूछी जाती है। इसी तरीके से हाई कोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है और इसकी पावर के बारे में पूछा जाता है। एक चीज़ और शॉर्ट नोट में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, या आजकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो रिट्स पावर मिली हुई है उनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है। यानी उनको 5 तरह के रिट्स मिले हैं, उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को। प्रत्येक उच्च न्यायालय, जितने भी हमारे भारत में उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे। तो जितने भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको किस तरीके से रिट्स पावर मिली हुई है, जो 5 तरह की रिट्स पावर होती है, इसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए किया गया था। 5 तरह की होती हैं ये। और जब भी हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई खतरा मंडराता है तो डायरेक्ट हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स के माध्यम से इंटरफेयर कर सकता है अपने निचले अदालत में, कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में इंटरफेयर कर सकता है, उच्च न्यायालय अपने से निचले अदालत में कर सकता है। और इस तरीके से ये दोनों अदालत को मिली हुई है। हमारे भारत में जो रिट्स पावर है सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को मिली हुई है। इसके अलावा जितने भी और नीचे के न्यायालय रहते हैं, जिला न्यायालय हो, ग्राम न्यायालय हो, ग्राम पंचायत न्यायालय हो, इनको वो रिट्स पावर नहीं मिली होती है। तो रिट्स पावर के ऊपर और न्यायिक पुनर्वलोकन के ऊपर न्यायिक सक्रियता, 3 टॉपिक है। शॉर्ट नोट अक्सर देखने के लिए मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं जल्द ही इन तीनों के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी अलग से, ताकि आप लोगों को ये तीनों अलग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा आज मैं ब्रीफ करूँगी इन तीनों को भी, पर अभी मैं आप लोगों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो संरचना है भारत के संदर्भ में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं आप लोगों को रिट्स बता देती हूँ कि 5 कौन से ऐसे रिट्स है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसकी किस तरीके से हमारे हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी रक्षा करते हैं। तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मिला हुआ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दूसरा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिट्स हैं जिसके माध्यम से ये दोनों हमारे डायरेक्ट हम इनके लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालय से इनके कार्य में अगर कहीं भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इनको लगता है कि हो रहा है, तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्यवाही में दखल अंदाजी कर सकता है और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई में दखल कर सकता है। ये रिट्स क्या कहते हैं, 5 रिट्स के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, ये मैं आप लोगों के लिए जब अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी रिट्स के ऊपर। और न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इसके अंदर किस तरीके से हमारे जुडिशरी सिस्टम, खासकर हमारे उच्चतम न्यायालय की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की जब बात की जाती है तो हमारे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की और पावर बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी जुडिशरी
की बात की जाती है उसमें सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये सबको पता है। पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी तरीके से संविधान में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जितने भी पावर्स है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन किया जाएगा, कितने उसमें जज होने चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कैसा होना चाहिए, इनके पावर्स क्या क्या होने चाहिए, इन सब के बारे में आर्टिकल 124 टू 147 यानी 124 से 147 के बीच में सब कुछ बताया गया है। ये आप लोगों को बुक्स में भी मिल जाएगा कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सी बातें की गई है। इसी तरीके से उच्च न्यायालय की जब बात की जाती है हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 में उच्च न्यायालय के बारे में सब कुछ पता संविधान में वर्णन किया गया, किस तरीके से उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, कौन से जो न्यायाधीश इसमें आएंगे उनका चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से उनको अधिकार होंगे, कौन कौन सी शक्तियां मिली होंगी, इस तरीके से इन सब का वर्णन किया गया है। पर मैं आप लोगों को एक बात और बताने जा रही हूँ कि उच्चतम न्यायालय में, हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट की पावर्स तो बता दी गई है, पर जब उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, तो आर्टिकल 124 टू 147 यानी 124 से 147 के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई वो तो शक्तियां हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई हैं, परंतु आज वर्तमान समय में 1970 के बाद सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा एक्टिव देखा गया है। जिन शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं भी किया गया है उससे हटके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश की है जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट और भी पावरफुल और इम्पोर्टेंट बन गया है। और किस तरीके से न्यायिक पुनर्वलोकन की वजह से जुडिशियल रिव्यू की उन्होंने पावर अपने अंदर जोड़ी है, और जुडिशियल एक्टिविज्म किस तरीके से इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया, और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर लेके आया है, किस तरीके से उसने अपने पावर्स को और बढ़ाया है, ये जनता के लिए उन्होंने काम किया है। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता क्या है वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। तो इसके माध्यम से हमारा सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स मिली है उससे सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल तो है, पर न्यायिक पुनर्वलोकन और न्यायिक सक्रियता की जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की पावर और भी बढ़ गई है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने भारतीय उच्चतम न्यायालय में अमेरिका से ली गई है, और ये दोनों जो पावर्स है या इन दोनों का जो प्रयोग है, वो इन दोनों सिस्टम का जो यूज है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, इसका हाई कोर्ट नहीं कर सकता। पुनर्वलोकन का तो हाई कोर्ट भी करता है, पर न्यायिक सक्रियता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इन दोनों का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है, और पुनर्वलोकन उच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी इसका उपयोग कर सकता है। पर इन दोनों की वजह से हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वर्तमान में। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, और जो 5 रिट्स बताएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स मिलती है, और इन रिट्स की पावर आर्टिकल 226 यानी 226 में उच्चतम न्यायालय को भी मिलती है। सेम जो 5 रिट्स है उनकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, और सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है। पर कुछ पावर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में एक हरी न्याय व्यवस्था है। एक हरी न्याय व्यवस्था की मतलब कि सर्वोच्च में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद भी अगर कोई अपने न्याय के लिए लड़ना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेता है। उच्च न्यायालय के बाद ही सबसे बड़ा जो न्यायालय है हमारे यहाँ पे उसको हाई कोर्ट या उसको उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब है कि जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, की संसद को जब संसद की यहाँ पे राज्य और केंद्र की बात नहीं करेंगे कि राज्य को अलग शक्तियां मिली हुई हैं, केंद्र को अलग, यहाँ पे बात की जाएगी कि किस तरीके से संसद को शक्तियां मिली हुई है, किस तरीके से कार्यपालिका को शक्तियां मिली है। पर कार्यपालिका और संसद हमारे यहाँ पे जुड़ी हुई सिस्टम है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है अपने काम के लिए, पर हमारे न्याय व्यवस्था जो है उनसे स्वतंत्र रखी गई है न्याय व्यवस्था को। और हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था कैसी है? एकल न्याय व्यवस्था। एकल न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है कि सर्वोच्च में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हर स्टेट में मतलब 25 हाई कोर्ट है हमारे पास, हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। दो स्टेट या 2
से ज़्यादा स्टेट के लिए कई बार एक ही हाई कोर्ट बनाया गया है, पर सर्वोच्च न्यायालय एक ही रखा गया है हमारे यहाँ पे, इसलिए एकल न्याय व्यवस्था कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक ही न्यायालय होता है जिसको सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तथा इसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, और उनसे भी जो छोटे छोटे न्यायालय, जिला न्यायालय या ग्राम पंचायत जिनको बोला जाता है, ग्राम में जो अदालतें होती है, लोक अदालत है, बहुत सारी ऐसी हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती हैं। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आता है हर राज्य का, और इनके बाद जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो इनसे नीचे के न्यायालय कहलाते हैं। यानी उच्च न्यायालय को मिला के जितने भी नीचे के न्यायालय वो सुप्रीम कोर्ट के बाद के हैं, और उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के सीधा बाद के हैं उनके बाद भी और भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करता है? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के ऊपर कार्रवाई कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। और डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए ये 5 जो रिट्स हैं इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक बात और बताना चाहूँगी कि भारत में, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को इंडियन जो पॉलिटिक्स की बात की जाती है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सबसे प्रमुख संविधान को माना गया है। हमारे यहाँ पे भी भारत में भी जो संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से हमने ली है, इसमें सबसे प्रमुख संविधान है। परंतु जैसे मैंने अभी बताया कि 1970 के बाद जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत एक्टिव हो गई है। अलग से वो अपने पावर जो क्षेत्राधिकारों से अलग बाहर निकल के अपने काम को कर रही है पॉजिटिव वे में। तो हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो संविधान के ऊपर, संविधान से भी बढ़ के उनका रोल देखा जा रहा है कि संविधान का अगर संसद ने कोई उल्लंघन तो नहीं किया है, संसद ने ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया जो संविधान में कहीं नहीं आता है, जनता के खिलाफ हो, तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट जाके उनको, उनके जो कानून है उनको रिव्यू करती है, जो पुनरावलोकन न्यायिक जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि जहाँ डायरेक्ट, जैसे PIL की बात की जाए, जब मैं इनको कराऊंगी तो डिटेल से बताऊंगी, तो वहाँ न्यायिक सक्रियता की बात हो जाती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है सबको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने बहुत सारी इस तरीके से याचिकाएं बनाई हुई है जिससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ मिल सके, और हमारे संविधान में जितने भी कानून हैं उनका संसद और कार्यपालिका अच्छे से उनका पालन करे, उनसे बाहर निकल के जाके कोई कानून ना बनाए। तो एक तरीके से संविधान के ऊपर होल्ड बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था। संविधान में बहुत सारे ऐसे संशोधन किए गए हैं जिसके ऊपर टाइम टू टाइम देखा गया कि न्यायपालिका ने रिव्यू किया है और उसके अंदर सुधार किए हैं कई बार। जिस तरीके से केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस है, उसके अंदर जब संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए, संशोधन की बात आ रही थी, जैसे संपत्ति का अधिकार हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया, और संसद को ये राइट था कि 2/3 बहुमत से वो कोई भी संशोधन कर सकती है हमारे संविधान में। पर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाके एक्टिव होती है और वो देखती है कि जो संशोधन किया जा रहा है क्या वो देश के हित में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डिसीजन लिया था कि सर्वोच्च संसद कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकार या मूलभूत जो ढांचा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी हमारे प्रस्तावना के एक भी शब्द में चाह के भी हेरफेर नहीं कर सकती। तो इससे साफ पता लगता है कि किस तरीके से संविधान के ऊपर या संसद के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अब उनकी भूमिका बहुत ज्यादा असरदार हो गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। उन्होंने अपनी भूमिका को और ज्यादा, अपने अधिकार क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ा लिया, यानी वो संसद से भी सुप्रीम हो गए हैं, संसद से भी के कार्रवाई के ऊपर भी नजर बनाए रखते हैं सकारात्मक तरीके से। तो जिस तरीके से ब्रिटेन में सर्वोच्च संविधान है, हमारे यहाँ पे भी सर्वोच्च संविधान है, पर संविधान की भी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कई बार काम ऐसा देखा गया कि संविधान की रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट करता है हमारे देश में। और जब बात की जाती है संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो संघात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय आप अमेरिका से लगा सकते हैं कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि हर राज्य को एक सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है अपना, जितने भी वहाँ पे स्टेट हैं, हर स्टेट के पास हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी है। पर हमारे यहाँ पे एक ही संघात्मक शासन प्रणाली तो है, पर हमारे यहाँ पे एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हर स्टेट के लिए 25 हाई कोर्ट बनाए गए, पर अंत में अगर हाई कोर्ट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो एक ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, जो कहाँ पे केंद्रित है? दिल्ली में, हमारी राजधानी में है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकल न्याय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि
संघात्मक में का मतलब होता है शासन बटा हुआ, यानी न्यायिक शक्तियां भी यहाँ पे बटी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में। पर एंड में जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सेंटर के पास ही एक ही बनाई गई है। हर राज्य को अपने इंसाफ के लिए उच्च न्यायालय के बाद सेंटर में यानी सुप्रीम कोर्ट में ही आना पड़ता है, इसलिए वो एकल न्याय व्यवस्था कहलाती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया है। यानी मैंने पहले बताया कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो संसद और कार्यपालिका को जवाब देने के लिए नहीं है, संसद और कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर काम कर सकती है। ये इसलिए बनाया गया ताकि न्याय व्यवस्था में कोई भी एकदम से अड़चन ना आ सके, कोई रुकावट ना किया जा सके, इसलिए उनको संसद और कार्यपालिका से अलग रखा गया। परंतु संसद और कार्यपालिका एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। संवैधानिक शासन पद्धति में भारत में उच्चतम न्यायालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पे जो संविधान है, संविधान हमारा सर्वोपरि है ब्रिटेन की तरफ, पर संविधान में भी देखा जाता है कि कोई गलत अमेंडमेंट नहीं किया गया है, कोई गलत कानून नहीं बना दिया गया है, कुछ गलत चीजें संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पास करके नहीं जोड़ दी गई है। वो चीजें कौन देखता है? वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए रखता है। तो इस तरीके से संविधान की हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक तो सुप्रीम कोर्ट कहलाता ही है, पर संविधान का रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, इसको कहा जा सकता है। तो देश का सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है और संविधान का भी संरक्षक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान को भी देखता है कि संविधान में संसद ने कोई ऐसा संशोधन तो नहीं कर दिया जो जनता के हित में ना हो, या कोई ऐसा कानून तो पास नहीं कर दिया जो संविधान का उल्लंघन करता हो। ये सब कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। और इसी तरीके से जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो भी उच्चतम न्यायालय, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन किया जाए, जो हमें मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और कभी कभी हमारे मौलिक अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय खुद ही पहले से रिट के माध्यम से पहल करता है। वो अपने से छोटे न्यायालय यानी उच्च न्यायालय या उससे भी अधीनस्थ न्यायालय से में दखल दे सकता है। अगर जहाँ पे भी मौलिक अधिकारों की का कोई भी केस लड़ा जा रहा हो तो वो खुद डायरेक्ट उनसे अपने पास वो फाइल मंगवा सकता है। तो वो रिट के माध्यम से मंगवाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि रिट क्या होता है, और जो बाकी जो शॉर्ट नोट आते हैं, 2 जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, उनके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो उच्चतम न्यायालय का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अनुच्छेद 124 से 147 तक इनका वर्णन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 30 न्यायाधीश होते हैं। यानी टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 31 मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस एक वो होते हैं, उसके अलावा भी 30 अन्य जो जस्टिस होते हैं, जज होते हैं। हमारे मुख्य न्यायाधीश को मिला के 31 टोटल सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं। पहले जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तो एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 होते थे। पर वर्तमान में 31 टोटल एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश यानी 31 होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी और स्थान पर भी राष्ट्रपति की अनुमति से स्थापित कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस है, उनको ये राइट है कि वो केस के अनुसार, यानी कोई इम्पोर्टेंट केस है और उसके लिए वो केस दिल्ली नहीं आ सकता, तो उसके लिए अलग से उसका स्थान चेंज किया जा सकता है राष्ट्रपति की परमिशन से। यानी उसके लिए जो भी केस के लिए कोई भी स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली में ही आके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए वो केस। उसके लिए जो जज की बैच बनाई जाती है और वो उस पर्टिकुलर जगह जाके वहां पे फैसला सुना सकता है, वहां पे जाके अपनी कार्रवाई कर सकता है, और वो राष्ट्रपति की परमिशन लेते हैं इस काम के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्या योग्यता होती है? बहुत सिंपल है। पहला, वह भारत के नागरिक होने चाहिए। वह लगातार 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके होने चाहिए, या वो लगातार 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, प्रतिष्ठित वकील रह चुके हों, उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने का मौका मिलता है। या राष्ट्रपति की राय में वो बहुत फेमस और कुशल विधिवेत्ता हो, यानी कानून को जानने वाला हो, तो वो बिल्कुल काबिल होते हैं, योग्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए।
तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ यानी और राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कराया जाता है, और इन्हें हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है या उनको हटाया जाना है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग लगाया जाता है, वो उन्हें संसद द्वारा हटाया जाता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, उन्हें संसद द्वारा हटाया जाता है, और संसद में ये महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर दोनों ही सदन को मिला के यानी पूरे संसद को मिला के 2/3 बहुमत पास हो जाता है तो उस न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनको हटा दिया जाता है बीच में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को लेके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। पहला, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किस तरीके से जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अभी मैंने आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन बताया वो बताया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज आते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। इन्हीं जो जज का बैच होता है यानी टोटल 30 जज आते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश को मिला के 31 टोटल जज होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश इन्हीं जज में से बनाए जाते हैं। जो 30 जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं में से एक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो वो मुख्य न्यायाधीश बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है इनसे अलग, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भारत में यह परंपरा रही है कि उच्चतम न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी इन 30 में से जो सबसे सीनियर है उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता था। परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जब 1974 में इंदिरा गांधी का समय था, उस समय पे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उस समय पे ग्रोवर थे, शैलाद थे, उनके बाद हेगड़े थे। इन तीनों वरिष्ठतम न्यायाधीश को छोड़कर जो इनसे चौथे नंबर पे जो जूनियर थे A.N. रे, उनको पहली बार न्यायाधीश बना दिया गया। यानी जो रीति चली आ रही थी कि जो सबसे बड़े थे उनको न्यायाधीश बनाया जाता था इस 30 के बैच में, तो सबसे बड़े को छोड़ के चौथे नंबर पे जो न्यायाधीश उनको बना दिया गया। परंतु वर्तमान में फिर से ही ये रीति शुरू कर दी गई है कि जो भी इस न्यायाधीश के बैच में जो सबसे सीनियर होता है उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया जाता है, जो ये क्वालिफिकेशन को रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं। जो जितने भी न्यायाधीश बनते हैं उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है। उस मुख्य न्यायाधीश की क्वालिफिकेशन ये होती है कि वो इन सब से जो भी वरिष्ठ होते हैं, इन सब में जो भी सीनियर होता है उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना आप लोगों का बहुत जरूरी है जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम सिस्टम, इंग्लिश में भी इसको कॉलेजियम सिस्टम ही कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है या कॉलेजियम प्रणाली क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य ये जो 30 का होता है, इन्हीं में से 4 अलग न्यायाधीश बैठते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश यानी 5 लोगों का एक बैच बैठता है, और वो देखता है कि जो भी इनके लिए ये सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, तो वो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ये जो 5 लोगों का बैच बैठता है वो देखते हैं कि जब इनकी आयु कंप्लीट हो जाती है और 30 के बैच में से अगर 2 न्यायाधीश भी रिटायर हो जाते हैं या इससे ज़्यादा, तो और अपना कोरम तो फुल करना होता है 30 का, तो अन्य न्यायाधीश निकल के आते हैं। तो देखना होता है कि ये जो 5 लोगों का बैच होता है ये इस सुप्रीम कोर्ट के लिए अन्य न्यायाधीशों का चयन करते हैं, अन्य न्यायाधीश को चुनते हैं कि किसको अब अन्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए, कौन ज्यादा बेटर तरीके से क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, और उसका नाम आगे सरकार के पास भेज दिया जाता है यानी राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। क्योंकि एंड में राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है सीनियर होने के नाते, तो इन सब का जो शपथ ग्रहण है वो कौन कराता है, राष्ट्रपति ही कराता है। तो कॉलेजियम प्रणाली का मतलब होता है कि जो 5 लोगों का, इन्हीं में से जो 4 जज और एक मुख्य न्यायाधीश मिलके जितने भी रिक्तियां होती रहती हैं समय समय पर, क्योंकि इनका जितने भी न्यायाधीश होते हैं 65 वर्ष की आयु के बाद वो अपने आप ही रिटायर हो जाते हैं, तो उसकी जगह दूसरे न्यायाधीश आते हैं बाकी। तो किसको कौन बेटर है, कौन ज्यादा अच्छा है, ये बैठ के ये सिस्टम के अंतर्गत ये चुने जाते हैं और अन्य न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है, इसमें कहा जा सकता है। और बाद में ये अपनी फाइल को राष्ट्रपति के पास यानी गवर्नमेंट के पास पहुंचाती है और वो उनको शपथ ग्रहण कर अन्य न्यायाधीश इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं।
एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग अभी नया कॉन्सेप्ट है। 2014 में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद कॉलेजियम प्रणाली में बहुत सारी उनके पास आया था कि बहुत सारी कुरीतियां या बहुत सारे इस तरीके से भ्रष्टाचार, ये जो 5 जज का बैच बनता है, ये अपने ही जो उनके अपने करीबी होते हैं उन्हीं का चुनाव करते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने के लिए। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, तो इन्हीं के सुधार के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। पर यह भी बहुत समय तक नहीं चल पाया और इसमें भी बहुत सारी कुरीतियां देखी गई, बहुत सारी कमियां देखी गई और 2015 में ही, 2014 में बना था और 2015 में ही 99 अमेंडमेंट यानी 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको खत्म कर दिया गया। अक्टूबर में इसको खत्म कर दिया गया। 1 साल भी नहीं रहा और फिर से कॉलेजियम प्रणाली को ही बेटर माना गया कि जो ये 5 जजों का जो बैच होता है, यही बेटर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए बाकी जजों का निर्वाचन कर सकता है। तो इसी को अभी फिलहाल तो कॉलेजियम प्रणाली ही कंटिन्यू किया जा रहा है इंडिया में। इसको 2015 में ही खत्म कर दिया गया। अगर आप लोगों को इन तीनों पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे वीडियो को पॉज करके इन तीनों पॉइंट को जरूर समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आती है तो ये तीनों पॉइंट बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या सुप्रीम कोर्ट ही बोल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सेम ही हाई कोर्ट के लिए हम लोग एग्जाम में अटेंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो इन पावर्स को समझ लीजिए। पहला, आरंभिक अधिकारिकता जिसको बोला जाता है। आरंभिक अधिकारिकता का मतलब क्या होता है? आरंभ करना, जैसे नाम से पता लगता है, स्टार्ट करना। यानी कोई भी डायरेक्ट केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। आपको पता है कि अगर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, केंद्र राज्य से संबंधित कोई विवाद है या मौलिक अधिकार का कहीं भी उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आरंभ किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट किए जाते हैं। तो आरंभिक अधिकारिकता यानी आरंभिक क्षेत्राधिकारियों के पास कोई भी केस स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके किया जा सकता है, उसको आरंभिक अधिकारिकता कहा जाता है। अपीलीय अधिकारिकता, जो निचले कोर्ट से यानी हाई कोर्ट से या उससे निचले कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय से डायरेक्ट जो छोटे न्यायालय वहां से तो सीधा अपील नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय तक आना ही पड़ता है। जहां पे भी अगर मौलिक अधिकार की बात होती है तो वहां हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं, या हमारा केस मौलिक अधिकार से संबंधित है, किसी छोटे न्यायालय में चल रहा है और हमें लगता है कि वहां पे इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई देरी हो रही है, तो हम उसके लिए अपील कर सकते हैं। और तो इस तरीके से जो छोटे न्यायालय से यहाँ पे अपील किया जाता है या हाई कोर्ट से कोई केस यहाँ पे अपील किया जाता है, उसको अपीलीय अधिकारिकता कहा जाता है। तीसरा, सलाहकारी अधिकारिकता, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये भी राइट मिला हुआ है कि जो भी बड़े बड़े पोस्ट में, खासकर राष्ट्रपति, कभी भी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मामले पे। कोई भी इमरजेंसी लागू करना है या देश में कोई भी कानून से जुड़ी हुई कोई भी उनके पास बिल आता है जिसको पास करना, कोई भी वो एडवाइस लेना चाहे तो मुख्य न्यायाधीश से ले सकते हैं डायरेक्ट, उसको सलाहकारी अधिकारिकता यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट का पावर है, कहलाता है। और चौथा, सबसे बड़ी बात, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या विशेषताएं हैं? अभिलेख्य न्यायालय के रूप में। अभिलेख्य यानी रिकॉर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई की जाती है, जो भी केस या जो भी मामला आता है, वो सीधे जनता के पास भी प्रचारित किया जाता है, जनता के पास भी उसको दिखाया जाता है। जैसे कि जो भी डायरेक्ट मामला जितने भी आते हैं वर्तमान में, वो सब के सब जनता के सामने आते हैं। जैसे अयोध्या मामला लिया गया है, निर्भया का केस देखा गया है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केस हैं। जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या अभी जितने भी हैं वो सब के सब, अभी सीए को लेके जो भी केस गया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो सबको लेके सीधे उनका प्रकाशन किया जाता है, न्यूज़पेपर में छपते हैं या न्यूज़ मीडिया के थ्रू उनको जनता को दिखाया जाता है। नहीं, रिकॉर्ड होता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और वो जनता के सामने प्रकाशित किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ये पावर्स हैं, इनको अच्छे से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा एग्जाम में। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, पर आप पॉइंट से इसको समझ के अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं कि हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है भारत में और कौन कौन से पावर्स मिले हुए हैं।
तो मैं फटाफट अपना वीडियो कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा ना हो जाए, और प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं फटाफट से जल्दी ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल जो रिव्यू सिस्टम है और रिट्स जो मैंने अभी बताया, जिसके माध्यम से ये और भी पावरफुल हो जाते हैं, तो इनके लिए अलग से जो शॉर्ट नोट आते हैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी। अभी हाई कोर्ट देखते हैं हम लोग कि संविधान में संसद को यह शक्ति प्राप्त है, यानी संविधान के थ्रू हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, जो कानून बनाता है, उसको ये शक्ति प्राप्त है कि वो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन करे। यानी सुप्रीम कोर्ट का तो गठन हो चुका है, पर वो हर स्टेट के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकता है, या एक से दो ज्यादा स्टेट के लिए एक ही उच्च न्यायालय को रख सकता है कि दो, जब हरियाणा और पंजाब के लिए जैसे कि एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है, इसी तरीके से हमारे पास 25 हाई कोर्ट है, और इस तरीके से दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट को हायर किया हुआ है। तो ये कौन करता है? संसद के पास ये राइट्स है, संसद करती है, संविधान के अकॉर्डिंग चल के संसद करती है ये काम। साथ ही संसद को यह अधिकार भी है कि वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है हमारे पास, और दिल्ली अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना एक अकेला हाई कोर्ट है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पर इसके पास अपना एक हाई कोर्ट है, ये आप लोग एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट भी है, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब नहीं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी को एक सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है। दिल्ली का मतलब सेंटर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना भी शासन का कार्यभार है वो दिल्ली से देखा जाता है। तो दिल्ली एक केंद्र बनाया गया है, दिल्ली हमारी राजधानी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय का गठन की जब बात की जाती है तो प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश, जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है वही सेम हाई कोर्ट का भी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि हाई कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं है कि कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ये तो डिसाइडेड है हर हाई कोर्ट में। यानी 25 हाई कोर्ट है तो 25 मुख्य न्यायाधीश होंगे हर अलग अलग हाई कोर्ट में, पर कितने अन्य न्यायाधीश होंगे ये डिसाइड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट कितना बड़ा है या एरिया कितना बड़ा है, कौन सा स्टेट है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो यूपी का हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, उसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश माने जाते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 31, इसी तरीके से हाई कोर्ट में डिसाइड नहीं है। हाई कोर्ट में सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहां की जुडिशरी, वहां की न्यायालय को, हाई कोर्ट को जरूरत है न्यायाधीशों की, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो उसी तरीके से वो उनका कोरम फुलफिल करते हैं न्यायाधीशों का। संविधान में उच्च न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्वालिफिकेशन की जब बात की जाए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में कम से कम भी 10 वर्ष का लगातार उन्होंने वकालत की हुई हो, वही वहां के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। और इनकी कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है कि मतलब मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए वही बन सकते हैं। मैक्सिमम पता है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है 62 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं न्यायाधीश, उनकी मैक्सिमम आयु कितनी होती है, उनकी भी न्यूनतम कोई डिसाइड नहीं है, पर मैक्सिमम वो 65 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, और हाई कोर्ट के 62 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। और इनको भी जो शपथ ग्रहण, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्य का राज्यपाल, क्योंकि राज्य का राज्यपाल ही वहां का सर्वोच्च होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? हमारे राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और बाकी के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको तो राज्यपाल कराता है, पर अन्य न्यायाधीश पता नहीं उनकी संख्या कितनी ज्यादा हो कितनी कम हो, इसीलिए जो अन्य न्यायाधीश हो उनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य का, वही उनको शपथ ग्रहण कराता है। यानी राज्यपाल नहीं कराता, राज्यपाल सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को कराता है और मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य न्यायाधीशों को कराता है, क्योंकि उनकी जो संख्या डिसाइडेड नहीं है। कभी कभी वो सैकड़ों में भी मिलती है, जैसे इलाहाबाद में बहुत सारे न्यायाधीश हैं इसी तरीके से। पर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जितने भी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी न्यायाधीश हैं, यानी 31 टोटल, उन सबको राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराते हैं। और उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल कराते हैं, बाकी जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं उन सबको मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं, उनको वो शपथ ग्रहण कराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेरे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आप लोगों का।
और इसी तरीके से इनकी पावर्स क्या है हाई कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स मैंने बताई सेम पावर्स ही आप लोग इसमें रिपीट कर सकते हैं। आरंभिक अधिकारिकता यानी जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जिन केस के लिए पहल की जा सकती है उसको आरंभिक अधिकारिकता कहा जाता है। अपीलीय जो अपने से छोटे, जो जिला कोर्ट है, ग्राम पंचायत के कोर्ट हैं, अपने से छोटे कोर्ट से जो डायरेक्ट जो अपील करके यहाँ पे हाई कोर्ट में केसेस आते हैं, वहाँ पे जब उनको न्याय व्यवस्था में लगता है कि डाउट है या मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो यहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं, इसलिए इसको अपीलीय अधिकारिकता कहा जाता है। और उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति यानी उच्च न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय से कोई भी केस डायरेक्ट मंगवा सकता है, ये भी रिट के अंदर आता है। ये मैं आप लोगों को जब रिट कराऊंगी, जो 5 रिट्स मिले हुए हैं, यानी अपने से छोटे अदालत के ऊपर कोई भी कार्रवाई बड़ा अदालत कर सकता है। हाई कोर्ट अपने से नीचे के अदालत के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, कोई भी केस अपने पास डायरेक्ट मंगवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कोई भी केस, और या हाई कोर्ट से भी जो भी निचले न्यायालय हैं उनसे भी और हाई कोर्ट से भी डायरेक्ट कोई भी केस अपने पास सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है। तो उसी को बोला गया है अधीनस्थ शक्ति, कि अधीनस्थों के ऊपर जो पावर है, यानी हाई कोर्ट डायरेक्ट अपने से छोटे न्यायालय के पास कोई भी केस मंगवा सकता है। अच्छा, इसमें एक पावर इनके पास सुप्रीम कोर्ट से कम है या नहीं है, कह सकते हैं सलाहकार के रूप में, एडवाइजरी के रूप में। तो ये कोई एडवाइजरी का काम नहीं करती, कोई भी एडवाइजरी करना पड़ता है तो वो राज्यपाल तो एजेंट के रूप में है, तो कोई भी अगर स्टेट के लिए जरूरी कानून होगा तो वो राष्ट्रपति को बताएंगे, ताकि संसद का या राष्ट्रपति का सहारा लिया जा सके। और राष्ट्रपति को अगर कानूनी रूप से कोई सलाह लेनी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेशन में मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूंगी। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए जो इस चैप्टर का छूट गया, मैं आप लोग को बार बार बोल चुकी हूँ, उसके लिए नया वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे को कमेंट ज़रूर करें मेरे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा ड्यू से। बहुत सारी अफवाहें आ रही है, फेक न्यूज़ आ रहे हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स में देख रही हूँ बच्चों के पास कि एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या हमें डायरेक्ट प्रमोट किया जा सकता है। तो खासकर मैं 3rd ईयर का तो पेपर होगा वो डिसाइडेड ही है, पर खासकर 1st ईयर 2nd ईयर वाले बच्चों को मैं बता देती हूँ कि उनके भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। क्योंकि जो आपका समर वेकेशन एग्ज़ाम के तुरंत बाद आता था, 2 महीने का आपको मिलता था रिजल्ट के लिए टाइम, इस बार वो नहीं मिलेगा। समर वेकेशन आपका पहले कर दिया जा रहा है और आपका हो सकता है कि जून के मिड में आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, और हो सकता नहीं श्योरिटी है कि वो हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ड्यू की तरफ से कि प्रमोट कर दिया जाएगा हायर एजुकेशन में। तो आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और आप जो समर वेकेशन जो मैं बता रही थी वो आप लोग का अभी चल रहा है, और एग्ज़ाम के तुरंत बाद जल्दी ही आपको रिजल्ट देके जो आगे का प्रोसीजर होता है एडमिशन का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ जितने भी अफवाहें या फेक न्यूज़ आ रहे हैं उसकी तरफ से ध्यान हटाइए और अपने पढ़ने पे ध्यान लगाइए। अपने स्टडी को, जो आपके पास ये मौका मिला हुआ है, फटाफट से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मैं हूँ उसके लिए, मेरे साथ आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।